नमस्कार सभी साथियों। मूल पुस्तक से अध्ययन हमेशा लाभकारी सिद्ध होता है। उसी क्रम में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र पुस्तक जो कि देवेंद्र नाथ शर्मा द्वारा लिखित है उसका अध्ययन कर रहे हैं। कई सब्सक्राइब करने वाले जो साथी हैं उनको मेरा धन्यवाद। साथ बनाए रखें। आपके साथ से कई बढ़िया चीज़ें प्रस्तुत होती रहेगी इस मंच पर। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान जैसा नाम से ही स्पष्ट है, अज्ञान की ज्ञान में परिणति है। अभिज्ञान से पात्रों के मन में प्रेम या घृणा उत्पन्न होती है जो उनके सौभाग्य या दुर्भाग्य का निमित्त बनती है। यदि कवि को सौभाग्य प्रदर्शित करना है, अभिष्ट होता है, तो वह अभिज्ञान के द्वारा प्रेम की भूमिका रचता है, और यदि दुर्भाग्य प्रदर्शित करना अभिष्ट होता है तो घृणा की भूमिका रचता है। अभिज्ञान का सर्वोत्कृष्ट रूप वह है जो स्थिति विपर्यय के साथ घटित होता है। नाटक में जिस किसी अभिज्ञान का महत्व नहीं है, महत्व उसी अभिज्ञान का है जो कथानक और कार्य व्यापार से अंतरंग में जुड़ा हो और व्यक्तियों के बीच संपन्न हो। अभिज्ञान के भेद। अभिज्ञान कैसे होता है, इसके क्या प्रकार हैं? पहला है चिन्हों के द्वारा अभिज्ञान। अरस्तु के समय में यह सर्वाधिक प्रचलित था, किंतु इसे वे सबसे कम कलात्मक मानते थे। इसका प्रयोग वे ही कवि करते हैं जिनमें कलात्मक वेदज्ञ का अभाव होता है। शरीर में कोई जन्मजात चिन्ह, जन्म के बाद दिया गया कोई निशान, घाव का निशान आदि इस भेद के अंतर्गत आते हैं। जैसे कई फिल्मों में देखते हैं कि कोई जुड़वा भाई होते हैं या उसके कोई चिन्ह होता है, या माँ देखती है कि भाई इसके ये चिन्ह है तो ये मेरा पुत्र पुत्री है, तो वो चिन्हों के द्वारा अभिज्ञान। अभिज्ञान का दूसरा प्रकार वह है जिसे कवि स्वेच्छा से ढूंढ लेता है। कलात्मकता का इसमें भी अभाव होता है। तीसरा अभिज्ञान स्मृतिजन्य होता है, जिसमें किसी वस्तु को देखकर कोई भाव उद्भुत हो जाता है, कोई बात याद आ जाती है। चौथा अभिज्ञान वितर्क मूलक होता है। इसमें ऊहापोह के बाद किसी निर्णय पर पहुंचा जाता है। अरस्तु के अनुसार इसमें कोई भी अभिज्ञान कलात्मक नहीं है। उनका कहना है कि सर्वोत्तम अभिज्ञान वह है जो घटनाओं के भीतर से उत्पन्न होता है, जिसमें विस्मयजनक रहस्योद्घाटन प्राकृतिक साधनों से संपन्न होता है। दूसरा स्थान वे वितर्कमूलक अभिज्ञान को देते हैं। दुखांतकार के लिए कतिपय व्यवहारिक नियम अरस्तु क्या बताते हैं, वो ये हैं कि कथानक के निर्माण तथा उचित पदावली में उसकी अभिव्यक्ति के समय कवि को चाहिए कि वह दृश्य को यथासंभव अपनी आंखों के सामने रखे। इस भांति प्रेक्षक यानी देखने वाला के रूप में वह सारी चीज़ों को अत्यंत स्पष्टता से देख सकेगा और समझ सकेगा कि क्या क्या नाटक के अनुकूल हैं। इससे असंगतियों के रह जाने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। कवि को नाट्य रचना में यथाशक्ति अभिनय अनुकूल भंगिमाओं का निर्देश करना चाहिए। जो कवि भाव की अनुभूति से प्रेरित होकर लिखता है वह प्रभावी होता है, क्योंकि अपने पात्रों के साथ उसकी नैसर्गिक सहानुभूति स्थापित हो जाती है। कथावस्तु ऐतिहासिक हो या काल्पनिक, कवि को चाहिए कि पहले वह नाटक की रूपरेखा तैयार कर ले और बाद में उपाख्यानों का समायोजन तथा विवरणों का सन्निवेश करे। कथानक के दो भाग, संवृत्ति यानी कॉम्प्लिकेशन और विवृत्ति डायनुमेंट ऑफ अनरेवलिंग की योजना में कवि को सतर्कता से काम में लेना चाहिए। कथानक का आरंभ होकर क्रमशः चरम बिंदु क्लाइमेक्स पर पहुंचता है जब प्रेक्षक के मन में घटना के मोड़ को लेकर अत्यधिक उत्सुकता बढ़ जाती है कि अब क्या होगा। वह आतुरता से उसकी प्रतीक्षा करने लगता है।
ये कथानक का संवृत्ति या आरोह पक्ष है। संवृत्ति इसलिए कि पता नहीं लगता कि आगे क्या होने वाला है, तो एक तरह से ये कथानक का बंद होना हुआ, क्योंकि घटना क्रमशः चरम बिंदु की ओर बढ़ती जाती है, इसलिए इसे आरोह भी कह सकते हैं। चरम बिंदु से आगे बढ़ने पर कथानक का मोड़ स्पष्ट होने लगता है, आगे क्या होने वाला है इसका आभास मिलने लगता है, रहस्य कुछ कुछ खुलने लगता है, अतः इसे विवृति कहते हैं, खुलना कहते हैं। इस अवधारणा को जो सीरियल आते हैं उनमें अच्छी तरह से अपन समझ सकते हैं। चरम बिंदु से कथानक की गति निर्वहन की ओर होती है और इसलिए इसे अवरोह भी कहते हैं। उत्सुकता के बढ़ने और घटने की दृष्टि से भी आरोह अवरोह शब्द सार्थक है। कथानक की संवृत्ति और विवृत्ति के प्रति सचेष्ट रहना आवश्यक है, क्योंकि नाटक की सफलता बहुत दूर तक इन पर निर्भर करती है। इसलिए कई सीरियल्स जो हैं वो 4-5 साल 6 साल तक चलते रहते हैं, क्योंकि मोड़ पर मोड़ घटना के भीतर से घटना आती जाती है और विवृत्ति संवृत्ति चलती रहती है। कवि को अपनी रचना में यथासंभव सभी काव्य तत्वों के सन्निवेश का प्रयास करना चाहिए। यदि सभी का सन्निवेश संभव न हो तो अधिक से अधिक तत्वों का और उनमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्वों का सन्निवेश होना चाहिए। एक बात कवि को याद रखनी चाहिए कि महाकाव्य के रचना विधान और दुखांतक के रचना विधान में अंतर है। महाकाव्य के अनियत विस्तार के कारण न तो कथानकों की विभिन्नता खटकती है और न आकार, किंतु नाटक में इसका परिणाम बिल्कुल भिन्न होगा। जैसे कोई इलियड या रामायण की संपूर्ण कथा को नाटक में ढालने का प्रयास करे तो वह हास्यास्पद हो जाएगा। इसलिए दुखांतक की नाटकीयता को ध्यान में रखकर ही उसके कथानक का विस्तार करना चाहिए। महाकाव्य में विस्तार की जो स्वतंत्रता रहती है वह दुखांतक में संभव नहीं है। इसका ध्यान नहीं रखने से या तो रचना सर्वथा असफल हो जाती है या सफलता मिलती भी है तो अकिंचित कर। बहुत कवियों की रचनाओं में वृंदगान कथानक से असंबद्ध रहता है। सतकवि की पहचान है कि वृंदगान को वह कथानक के अभिन्न अंग के रूप में रखे, जिससे कार्य व्यापार के साथ उसका संबंध बना रहे। कथानक से असंबद्ध वृंदगान की नाटकीय उपयोगिता कुछ भी नहीं है। चरित्र के संबंध में अरस्तु 4 चीज़ों पर ध्यान देते हैं। प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि चरित्र जो है अच्छा होना चाहिए। किसी प्रकार के नैतिक उद्देश्य को व्यक्त करने वाला कोई संभाषण या कार्य व्यापार चरित्र का अभिव्यंजक होगा। यदि उद्देश्य अच्छा है तो चरित्र भी अच्छा होगा। यह नियम प्रत्येक वर्ग के लिए सही है। कोई महिला भी अच्छी हो सकती है और कोई दास भी अच्छा हो सकता है। हालांकि महिला निम्न कोटि की जीव मानी जाती है और दास तो बिल्कुल निकम्मा होता है। चरित्र के संबंध में लक्ष्य करने की दूसरी चीज है औचित्य। उदाहरणार्थ, पुरुष में शौर्य ठीक है किंतु महिला में शौर्य या अनैतिक चातुर्य अनुचित माना जाएगा। तीसरी चीज यह कि चरित्र यथार्थ होना चाहिए, अर्थात उसमें जीवन की सच्चाई होनी चाहिए। चौथी चीज है सुसंगति, कंसिस्टेंसी। इसका तात्पर्य यह है कि चारित्रिक विशेषताएं आरंभ में जैसी दिखाई जाएं वैसी ही अंत तक कायम रहे। निष्कारण किसी चरित्र में परिवर्तन नहीं दिखाया जाना चाहिए, और परिवर्तन दिखाया ही हो तो उसके लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए। कथानक के समान चरित्र चित्रण में भी कवि को आवश्यकता अथवा संभाव्यता के नियम का पालन करना चाहिए। किसी चरित्र का अपने विशिष्ट रूप में कुछ कहना या करना उचित है। अरस्तु का सुझाव है कि चरित्र चित्रण में अच्छे चित्रकार का उदाहरण काम में लाना चाहिए। जिस प्रकार चित्रकार जीवन का सच्चा चित्र अंकित करते हुए भी उसे अधिक सुंदर बना देता है, उसी प्रकार कवि को भी चाहिए कि चरित्र के गुण दोषों को यथावत रखते हुए भी उसे अधिक परिष्कृत करते। अब बात आती है पद योजना, भाषा और विचार की। विचार के संबंध में अरस्तु का कहना है कि इसकी मीमांसा में वे भाषण शास्त्र में कर चुके हैं, क्योंकि वह उसी से संबद्ध है। विचार के अंतर्गत
वाणी द्वारा उत्पन्न प्रत्येक प्रभाव आता है। इसके उपविभाग है प्रमाणन और खंडन। करुणा, भय, क्रोध या ऐसे अन्य भावों का उद्बोध किसी वस्तु का महत्व बढ़ाना या घटाना। स्पष्ट है कि जब करुणा, भय आदि की भावना जागृत करनी हो तब नाटकीय घटनाओं के प्रति वैसा ही दृष्टिकोण रखना चाहिए जैसा नाटकीय संवादों के प्रति। अंतर केवल इतना है कि शाब्दिक व्याख्या के बिना भी घटनाओं के आत्माभिव्यंजन में समर्थ होना चाहिए। शाब्दिक व्याख्या के बिना भी घटनाओं के आत्माभिव्यंजन के समर्थ होना चाहिए। भाषा का प्रभाव वक्ता तथा भाषा से ही उत्पन्न होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि घटनाओं की योजना ऐसी होनी चाहिए कि बिना संवादों के भी उनसे अभिष्ट भाव व्यक्त हो जाएं, और भाषा अर्थात संवादों से जो भाव व्यक्त होने चाहिए वह वक्ता और भाषा से ही व्यक्त हो, उसके लिए दृश्य आदि अनिवार्य न हो। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि घटना और संवाद दोनों में अलग अलग भी संप्रेषण की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए। दूसरे शास्त्र भाषण शास्त्र का विषय कहकर अरस्तु ने यहाँ पद योजना पर विचार नहीं किया है, किंतु प्राकारांतर से 21वें अध्याय में उन्होंने इस प्रश्न को पुनः उठाया है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सरल और यौगिक। सरल शब्द अर्थहीन तत्वों के योग से बनते हैं। अरस्तु जिसे सरल कहते हैं उसे हिंदी में रूढ़ कहते हैं। यौगिक शब्द वे हैं जो एक सार्थक और एक निरर्थक अथवा दोनों सार्थक अवयवों के योग से बनते हैं। शब्द के और भी श्रेणी भेद हैं, जैसे प्रचलित, अपरिचित, लाक्षणिक, आलंकारिक, नवनिर्मित, प्रवर्धित, संकुचित, परिवर्तित आदि। अरस्तु के अनुसार प्रचलित शब्द वह है जो किसी भाषिक समुदाय में सामान्यतः प्रयुक्त होता है, और अपरिचित वह है जो किसी दूसरे देश में प्रयुक्त होता है। स्पष्ट है कि स्थान भेद से एक ही शब्द प्रचलित भी कहला सकता है और अपरिचित भी। किसी वस्तु को दूसरे नाम से बोधित कराना लक्षणा है। अरस्तु ने लक्षणा के कुछ स्थूल भेदों को संकेत किया है जो भारतीय लक्षणा विवेचन की तुलना में नगण्य है। नवनिर्मित शब्द वह है जो कवि द्वारा निर्मित हो, जैसे निराला द्वारा प्रयुक्त तमस्तूर्य यानी अंधकार की तुरही बजाने वाला, अथवा पंत द्वारा प्रयुक्त प्रास अनुप्रास के लिए। प्रवर्धित शब्द में किसी स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है, ऐसा प्राय छंद के अनुरोध से किया जाता है। अखिल विश्व के सूत्राधार, यहाँ पंत ने छंदोभंग बचाने के लिए सूत्रधार को सूत्राधार कर दिया। संकुचित शब्द इसे कहते हैं जिसमें कोई अंश छोड़ दिया जाए, जैसे पंत द्वारा अनुप्रास के लिए प्रास का प्रयोग, खुल गए छंद के बंद प्रास के रजत पाश। परिवर्तित शब्द वह है जिसमें कुछ अंश तो यथावत रहे और कुछ जोड़ घटा दिया जाए, जैसे अनायास के लिए पंत द्वारा अयास प्रयोग, युगवाणी बहती अयास। अरस्तु काव्य में इन छहों प्रकार के शब्दों के प्रयोग की सिफारिश करते हैं, क्योंकि अभिव्यंजना में इनसे असाधारणता आती है, और असाधारणता विशेष भंगी भणिति ही सामान्य भाषा से काव्य की भाषा को पृथक करती है। शैली, अरस्तु के अनुसार शैली की पूर्णता इसमें है कि वह निम्न हुए बिना स्पष्ट हो। स्पष्टता में खतरा इस बात का है कि शैली प्राय इतनी साधारण हो जाती है कि निम्न या तुच्छ प्रतीत होने लगती है। इसलिए अरस्तु जहाँ स्पष्टता को महत्व देते हैं वहाँ इस बात पर भी जोर देते हैं कि स्पष्टता के प्रयास में वह निम्न या तुच्छ न हो जाए। स्पष्टता प्रचलित या उपयुक्त शब्दों के प्रयोग से आती है और गरिमा असामान्य शब्दों के प्रयोग से। असामान्य से अरस्तु का तात्पर्य अपरिचित, लाक्षणिक तथा दीर्घाकृत शब्दों से है। इसलिए उनका कहना है कि कवि या लेखक के लिए स्पष्टता काम्य तो है, पर गरिमा के साथ, क्योंकि गरिमा से रहित स्पष्टता निम्नता में परिणत हो जाती है। साथ ही औचित्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। लक्षणा को अरस्तु प्रतिभा का प्रमाण मानते हैं। लक्षणा के सुष्ठु प्रयोग का अर्थ है लेखक में साम्य को देखने की क्षमता है। लक्षणा सिखाई या बताई ना जा सकती, वह लेखक में अंतःस्फूर्त होती है। उपमा कालिदास से कि यह युक्ति कालिदास के साम्य को देखने वाली विशिष्ट दृष्टि को ही व्यक्त करती है। अब बात करते हैं महाकाव्य की।
अरस्तु ने महाकाव्य का लक्षण नहीं दिया है, उसका सविस्तार विवेचन भी नहीं किया है, केवल कतिपय स्थूल विशेषताओं का उल्लेख मात्र कर दिया है। बात यह है कि अरस्तु की दृष्टि में दुखांतक ही काव्य का चरम प्रकर्ष है। दुखांतक से भिन्न जो कोई भी काव्य भेद है वह उससे हीन कोटि का है, अतः उसका निरूपण अत्यंत संक्षिप्त और साधारण है। अरस्तु के अनुसार महाकाव्य के निम्नलिखित स्वरूपाधायक तत्व हैं। महाकाव्य आख्यानात्मक होता है, उसके कथानक का निर्माण नाट्य सिद्धांतों पर ही होता है, अर्थात उसमें भी आदि मध्य अवसान से युक्त एक ही कार्य व्यापार हुआ करता है। पात्र उच्च होते हैं, विस्तार निर्बंध होता है, छंद एक ही प्रयुक्त होता है, अंगों की परस्पर अन्विति सजीव प्राणी के समान होती है। महाकाव्य और दुखांतक का साम्य वैषम्य। दुखांतक के समान महाकाव्य की भी कथा वस्तु सरल या जटिल या नैतिक या कारुणिक हो सकती है। गीत और दृश्य को छोड़कर दुखांतक के शेष 4 अंग कथानक, चरित्र, विचार, पद, योजना महाकाव्य में भी होते हैं, क्योंकि उसमें भी स्थिति विपर्यय, अभिज्ञान आदि निविष्ट हुआ करते हैं। महाकाव्य और दुखांतक दोनों में विचार और पद योजना का कलात्मक होना आवश्यक है। ये तो साम्य हुए। वैषम्य के आधार हैं छंद और विस्तार। महाकाव्य एक तो छंदोबद्ध होता है, दूसरे आख्यानात्मक होने से उसका विस्तार अधिक निर्बंध होता है। दुखांतक की तरह उसमें दृश्यों अथवा पात्रों का बंधन नहीं होता, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि विस्तार मर्यादाहीन हो जाए। जैसा कहा जा चुका है, अरस्तु अनुपात को सौंदर्य का अनिवार्य आधार मानते हैं। कोई भी अनुपातहीन वस्तु सुंदर नहीं होती। महाकाव्य भी इसका अपवाद नहीं है। विस्तार के निर्बंध होने का तात्पर्य इतना ही है कि दुखांतक की तुलना में महाकाव्य का कथानक अधिक विस्तृत हो सकता है। दुखांतक के समान महाकाव्य में भी अद्भुत तत्व का होना आवश्यक है, किंतु अयुक्त के समावेश का जैसा अवकाश महाकाव्य में है वैसा दुखांतक में नहीं, क्योंकि वर्णन में अयुक्त अलक्षित रह जाता है पर मंचन में अलक्षित नहीं रह सकता। उदाहरणार्थ, महाकाव्य में हनुमान का समुद्र लंघन नहीं खटकता, किंतु मंच पर वह हास्यास्पद हो जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि महाकाव्य के कवि को भी असंभाव्य संभावनाओं की तुलना में संभाव्य असंभावनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। दुखांतक के कथानक में तो अयुक्त कथांशों की योजना होनी ही नहीं चाहिए, कारण कि उनसे आस्वाद विघ्नित होगा। नाटक देखते समय प्रेक्षक के मन में जहाँ भी कोई बात खटकी वहीं रस प्रवाह अवरुद्ध होने लगता है। इसलिए अरस्तु दुखांतक में अयुक्त की योजना का विरोध करते हैं। महाकाव्य में एक सुविधा यह है कि एक साथ घटित अनेक घटनाएं प्रस्तुत की जा सकती है, और यदि वे प्रासंगिक हो तो उनसे काव्य में घनत्व तथा गरिमा आती है। कलात्मक महत्व की दृष्टि से महाकाव्य की अपेक्षा दुखांतक को अरस्तु श्रेष्ठ मानते हैं। दुखांतक को श्रेष्ठ मानने के निम्न आधार है। उसमें महाकाव्य के सभी तत्व वर्तमान रहते हैं, पर महाकाव्य में दुखांतक के सभी तत्व वर्तमान नहीं रहते। संगीत और दृश्य योजना से दुखांतक का प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि संगीत से मोहकता तथा दृश्य योजना से कथानक की सजीवता आ जाती है। महाकाव्य में ये दोनों चीज़ें नहीं होती। महाकाव्य की तुलना में दुखांतक की कथावस्तु और अन्विति अधिक सुबद्ध होती है, क्योंकि महाकाव्य के समान दुखांतक में कथा का मनमाना विस्तार नहीं किया जा सकता। दुखांतक का आनंद देखकर ही नहीं, पढ़कर भी उठाया जा सकता है। यहाँ अरस्तु ने एक संगत संकेत किया है। नाटक दृश्य काव्य है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि उसे आनंद प्राप्त करने के लिए मंचन अनिवार्य हो। मंचन से उसमें वैशिष्ट्य या चमत्कार अवश्य अधिक आता है, परंतु पाठ्य रूप में भी उसकी वह क्षमता अबाधित रहती है। काव्य दोष। 25वें अध्याय में अरस्तु ने काव्य दोषों का साथ ही निराकरण का विवेचन किया है। उन्होंने दोषों के 5 आधार माने: असंभव वर्णन, अयुक्त वर्णन, अनैतिक वर्णन, विरुद्ध वर्णन, शिल्प विधातक वर्णन। इनमें प्रथम 4 का संबंध काव्य वस्तु से है और अंतिम का काव्य शिल्प से। असंभव वर्णन इसलिए दोष है कि मन को ग्राह्य नहीं होता। अयुक्त वर्णन में
संगति नहीं होती, अर्थात उसमें कार्य कारण भाव का भाव खटकता है। अनैतिक वर्णन में स्वीकृत मूल्यों की उपेक्षा होती रहती है। विरुद्ध वर्णन में दो विरोधी वस्तुएं पारस्परिक सामंजस्य को बाधित कर प्रभावहीन बन जाती है। शिल्पगत दोष काव्य सौंदर्य का विदाधक होने से सहृदय का उद्वेजक प्रतीक होता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि अरस्तु का दोष निरूपण भारतीय काव्य शास्त्र के दोष निरूपण की तुलना में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत सामान्य है। हमारे प्रारंभिक आचार्यों का भी दोष निरूपण में कहीं अधिक विशद है। मम्मट और विश्वनाथ का दोष निरूपण तो इतना व्यापक है कि उससे अरस्तु की तुलना ही नहीं की जा सकती। अरस्तु ने दोषों के दो भेद किए हैं, तात्विक और आनुषंगिक। तात्विक दोष वह है जो काव्य के मर्म को आहत करता है। इसका कारण कवि की अशक्ति अर्थात अक्षमता है और इसका निराकरण अशक्य है। आनुषंगिक दोष ज्ञान अथवा अवधान की कमी से उत्पन्न होता है और इसका समाधान अथवा निराकरण संभव है। ये बहुत कुछ भारतीय काव्यशास्त्र में निरूपित क्रमशः नित्य और अनित्य दोष है। आनंदवर्धन ने इन्हें अशक्तिकृत और अव्युत्पत्तिकृत कहा है। यदि कवि में शक्ति रहती है तो अव्युत्पत्तिकृत दोष छिप जाता है, किंतु अशक्तिकृत दोष को छिपाना संभव नहीं होता। काव्यशास्त्र में निरूपित विषयों का यह संक्षिप्त पर विशेष विवेचन अरस्तु के काव्य विषयक सिद्धांतों और निरूपण प्रणाली के अवगम का आवश्यक आधार प्रस्तुत करता है। आगे अरस्तु की कतिपय महत्वपूर्ण उदाहरणों की व्याख्या और समीक्षा की गई है, जो अगले भाग में करेंगे।